लेसरटेड वुंड में जो पूछ रहा हूँ शब्द का मतलब मालूम? फटा हुआ घाव मालूम? हाँ मालूम है, उसको लेसरटेड वुंड कहते हैं। कटा हुआ घाव को इंसाइज वुंड कहते हैं। नीलगु निशान, जो नीला निशान पड़ जाता है उसको कंट्यूजन कहते हैं। रगड़ आती है उसको एब्रेजन कहते हैं। ठीक है। यदि बंदूक के छर्रे घुस गए बॉडी में तो उसे पंचर्ड वुंड कहते हैं। और यदि बल्लम से स्टैब वुंड कहते हैं। और यदि काटा पीटी कर दी तो उसे कट वुंड कहते हैं। आई समझ में? तो ये सब जो लिखिए लेसरटेड वुंड, लिखिए लेसरटेड वुंड, लेसरटेड वुंड लिखिए, लेसरटेड वुंड लिखिए। आप लोग लेसरटेड वुंड लिखिए। लिख लिया? लेसरटेड वुंड लिख लिया? लेसरटेड फटा हुआ घाव लिख लो, फटा हुआ घाव। यदि देखो, लैंग्वेज इज नॉट ए प्रॉब्लम। यहाँ पे आप लोग सीखने आए हैं तो कुछ प्रश्न पूछने में आपकी बेइज्जती होगी ये मत समझना, ना मैं किसी को करने दूंगा। यदि किसी ने हंसी भी करी तो उससे ऐसा प्रश्न पूछ लूंगा कि उस पर अपन हंस लेंगे तो अपनी बराबर हो जाएगी। अपन यहाँ सिर्फ फैमिलियर आए हैं। मैं कुछ ये सोच के नहीं पढ़ाने की कोशिश कर रहा कि मैं किसी को, मेरे को कुछ बहुत बड़ा कुछ लेना है। अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैंने 34-35 साल में जो वकालत सीखी है और जो मैं सीखा है वो आपको समझा पाऊँ प्रैक्टिकली। मैं किताब विताब से नहीं पढ़ा रहा, जो तो वो तो पढ़ ली हमने बहुत सारी। लेसरटेड वुंड लिख लिया? आपने लिख लिया लेसरटेड वुंड? उसके बाद इंसाइज्ड वुंड लिखो, इंसाइज्ड वुंड। इंसाइज वुंड लिख लिया? पैड और पेन ले लेना भैया अंदर से। इंसाइज वुंड, इस साइड आके बैठ जाओ, इधर आके बैठ जाओ बना ठाकुर। इंसाइज वुंड लिख लिया बेटा? लेसरटेड वुंड, लेसरटेड वुंड, लेसरटेड वुंड, फटा हुआ घाव लिखा? लेसरटेड वुंड का मतलब होता है फटा हुआ घाव। इंसाइज वुंड का मतलब होता है कटा हुआ घाव। इंसाइज वुंड का मतलब होता है कटा हुआ घाव। कंट्यूजन का मतलब होता है नीलगु, नीला निशान। यहाँ से चोट का निशान, मूंदी चोट नजर आती है, यहाँ पे अपन लठ मारते हैं। ठीक है। उसके बाद होता है ब्रूस, खरोंच, ब्रूस। प्रोनाउंसिएशन से समझ लेना, ब्रूस। ये रगड़ का निशान होता है, रगड़ का निशान होता है। उसके बाद होता है पंचर्ड वुंड, जो छर्रे से आता है, जो जिससे शरीर पंचर्ड हो जाता है। पंचर्ड वुंड, वुंड मतलब चोट, पंचर्ड वुंड। और पंचर मतलब चोट का प्रकार। उसके बाद आता है स्टैब वुंड, स्टैब वुंड। स्टैब वुंड के बाद आता है शार्प कट, शार्प कट। अब शार्प कट और इंसाइज वुंड दोनों धारदार चीजों से आती है, पर जो इंसाइज वुंड आएगी वो फरसे से आएगी, कुल्हाड़ी से आएगी, और जो शार्प कट आएगा वो उस तरह से आएगा और तलवार से आएगा और ब्लेड से आएगा। सॉरी, तलवार से नहीं, ब्लेड से। तलवार से तो इंसाइज वुंड आएगा। शार्प वुंड कहीं किसी को डॉक्टर लिखता है तो उस पर आप इस बात के लिए क्वेश्चन कर सकते हैं कि क्या ये स्वयं के द्वारा चोट पहुंचाई जा सकती है, स्वयं काटा जा सकता है। ये क्रॉस एग्जामिनेशन डॉक्टर से पूछा जा सकता है। एक्चुअल में ये सब, ये भाई साहब जो बता रहे हैं आपको, ये काय के बारे में बता रहे हैं, ये बताना चाह रहा हूँ कि जब हमारे यहाँ पे चार्जशीट पेश होती है, चार्जशीट पेश होने के बाद मेडिकल होता है, मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, उसकी एक चार्ट बना हुआ होता है कि कौन कौन सी चोटें आई है, किस किस हथियार से आई है। ये सारी जो चीजें जो बता रहे हैं भाई साहब, ये उसमें लिखी हुई होती है कि इंसाइड वुड है या शॉर्टकट है। ये सारी चीजें मेडिकल के जो पेपर होता है उसका, मेडिकल एग्जामिनेशन का, उसमें लिखा होता है।
ये जो भाई साहब बता रहे हैं ये उस पे हमें क्रॉस क्या करना चाहिए, ये वाली बात भाई साहब अभी तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि इस हथियार से कैसी चोट आती है। जैसे पहली चोट आपने लैसेटेड लूइन लिखी है, तो ये चोट आएगी डंडे से, सरिया से, फटने पे, पत्थर से, इस प्रकार की चोट आएगी। सुनते भी रहना और लिखते भी रहना जितना याद है। इंसाइज वुंड आएगी तलवार से, फरसी से, लोहांगी यदि धारदार है तो लोहांगी से जो इंसाइज वुंड आएगी उसका इम्पैक्ट अलग टाइप का है, क्योंकि लोहांगी घूमी रहती है, तो उसमें उसका इम्पैक्ट 2-3 जगह आना चाहिए, एक जगह नहीं आएगा। ठीक है। ब्रूस गिरने से आ सकती है, रगड़, कंट्यूजन डंडे से आएगी, मगर वो चोट बॉडी के उस भाग पे आती है जहाँ पे मांस रहता है, वहां पे चोट के निशान ज्यादा आने की उम्मीद रहती है। यदि वो हड्डी पे लगता है तो वो टूट जाती है। वो उसको समझने के लिए अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट इश्यू ये है कि बॉडी के कुछ हिस्से ऐसे होते हैं जो बड़े सख्त होते हैं, जैसे ये कंधे की कंधा, ये कंधे, घुटना, ये वाला पार्ट। तो कभी कभी डंडे से जो चोट आती है वो डॉक्टर उसको इंसाइज वुंड लिख देता है, और एफआईआर में लिखा रहता है कि ये डंडे की चोट है या सरिये की चोट है, और डंडे और सरिये की चोट सामान्य तौर पे तो कटा हुआ घाव होगी नहीं। तो हम पूछेंगे कैसे, डॉक्टर को कैसे उसको डिसबिलीव कराएंगे। तो अपनी जो स्किन रहती है इसके अंदर टिश्यूज होते हैं, जो टिश्यूज होते हैं वो कटे हैं कि फटे हैं, ये माइक्रोस्कोप से डॉक्टर को देख के उसका बात का अंदाजा लगाएगा कि ये चोट काय पे आएगी, क्योंकि ये सख्त चीज होती है तो ये खाल हमें कटी हुई नजर आती है, जबकि उसके टिश्यूज जो रहते हैं। यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आप समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं ना कि टिश्यूज जो अंदर होंगे, तो क्वेश्चन क्या बनेगा डॉक्टर से, डॉक्टर साहब आपने इसमें शार्प चोट लिखी है, कट इंसाइज वुंड लिखी है, डंडे से क्या इंसाइज वुंड आ सकती है? उसके साथ एक चीज क्वेश्चन पहले पूछना है कि आप किस मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे बिलीव करते हैं। तो मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस सुब्रमण्यम की है, झाला की है, पारिक की है, पर मोदी की मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे बिलीव करता है डॉक्टर, और डॉक्टर को मोदी की मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस ही पढ़ाई जाती है उसको कोर्स में, ताकि वो उसमें से लिखित तथ्यों को जो उसके एडिशंस आते रहते हैं उसके आधार पर वो अपनी राय व्यक्त करता है। तो जो मोदी की मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस है उसके आधार पर ही राय होती है। तो उस पर ये करना है कि आप किस मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे बिलीव करते हैं। वो कहेगा मैं मोदी की मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस पे बिलीव करता हूँ। तो मोदी की मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस आपको लिखना कि उसमें ऐसा बताया है कि डंडे से चोट, फटा हुआ घाव आती है। ये बात सही है कि नहीं है? उसका उत्तर ये हो सकता है कि ये कहना सही है, संभवतः यही उत्तर आना चाहिए, हाँ ऐसा लिखा है। और यदि वो ये कहेगा मुझे मालूम नहीं है, तो आपको इतना तैयारी के साथ कि एक मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस खरीद के आपको रखनी चाहिए, उसको पढ़ना भी चाहिए, और पढ़ने के बाद उस पेज पे निशान लगा के प्रारंभिक तौर पे उसकी व्हाट्सएप कॉपी ले लें, फोटोग्राफ ले लें, फाइल में बना के रख लें, तो उसको लेके जाना चाहिए। आजकल तो आपके पास मोबाइल में ही ऑनलाइन बुक आ जाती है, तो उस सेक्शंस को, बहुत इजी सेक्शन है, जो चीज डालोगे वो चीज आ जाएगी। तो यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आपकी चोटों के बारे में हो गया, कंट्यूजन हो गया, एब्रेजन हो गया। एब्रेजन ऊपर से गिरेंगे नीचे तो भी चोट आ सकती है, खरोंच, रगड़ आ सकती है ना, अपना हाथ रगड़ गया। तो अपन को डॉक्टर से ये पूछना है कि अब डॉक्टर्स की जो ओपिनियन रहती है कि ये चोट कितने घंटे पहले की, जो प्रैक्टिकल है। तो डॉक्टर सामान्यतः जिस आदमी का एमएलसी करता है डॉक्टर, उसी से पूछ लेता है घटना कब हुई। जैसे घटना 6 घंटे पहले हुई तो वो लिखेगा विद इन 6 आवर्स, या विद इन 4 आवर्स, विद इन 24 आवर्स। ये उनकी ट्रिक रहती है, नॉट ए प्रैक्टिकल प्रोसीजर रहता है, वो ट्रिक लेके चलते हैं। अब इसमें ट्रिक लेके भी चलते हैं तो इसमें सबसे बड़े जो नीलगू का निशान होता है, जिसमें मान लीजिए
जो नीलगू का निशान होता है पहले रेडिश होता है ना, उसके बाद यदि उसमें खून वून निकल रहा हो थोड़ा बहुत तो उसके बाद वो ग्रीनिश होता है, हल्का सा ग्रीन कलर का आता है। एक दो दिन बाद ग्रीनिश होता है, ग्रीनिश के बाद येलोइश होता है, येलो कलर आता है, और येलो कलर आने के बाद फिर वो रेडिश होता है। तो इसका 4 तरीके से चोट है कि चोट कितनी पुरानी है। तो उसमें 6-7 दिन में रेडिश होता है, 3-4 दिन में, 4-5 दिन में येलोइश होता है, 2-3 दिन में ग्रीनिश होता है। तो वो चोटों का स्वरूप उसने अपनी एमएलसी में लिखा है या नहीं, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब एमएलसी हो गई। एमएलसी के बाद डॉक्टर ने कहा कि इसकी हमको फलानी चोट नंबर 2 के लिए मैं इसको एक्सरे की सलाह देता हूँ। एक्सरे जो होता है, एक्सरे की प्लेट आती है, एक्सरे प्लेट में नाम भी रहता है, कोड नंबर भी रहता है। अब तो डिजिटल एक्सरे होने लगे, तो एक्सरे प्लेट देखने के बाद ही एक्सरे रिपोर्ट बनती है। तो अब कभी कभी क्वेरीज करते हैं कि ये चोट की प्रकृति किस प्रकार की थी, साधारण थी, गंभीर थी, प्राणघातक थी। जैसे कि 323 में सिंपल इंजरी है, 324 में शार्प कट है, 325 में हड्डी टूटना है, 326 में अंग भंग है या डेडली वेपन है, 307 में जान से खतरा है, प्राण घातक चोट है। तो लट पैर में लगा है तो प्राण घातक चोट तो हो नहीं सकती। तो आपके नाजुक भागों पे चोट यदि सिर में है, चेहरे पे है, कान में है, गर्दन में है, प्राइवेट पार्ट में, पेट में है, ये वो हिस्से हैं यहाँ पर संभवतः 307 बनने की संभावना रहती है। समझ में आई? तो जब 307 बनने की संभावना रहती है तो ये सब चीजों पर अपन को शुरू से पूरी तैयारी, जैसे कि मैं आपको एक बार 2 मिनट के लिए रिमाइंड कराना चाहूंगा। यहाँ पे मैंने कल और परसों जो समझाया था कि अपन कभी कभी जब अपने खिलाफ एफआईआर हो जाती है, किसी के खिलाफ, अपने क्लाइंट के खिलाफ, तो अपन आवेदन देते हैं एसपी साहब को या वरिष्ठ अधिकारियों को, लिखते हैं कि हमारे को झूठा फंसा है, इसकी जांच करा ली जाए। तो जांच के स्थान पर उसमें यदि एफआईआर हो गई है तो ये लिखना चाहिए कि अब हम इसको भी इन्वेस्टिगेशन में शामिल किया जाए, जो हमारे पॉइंट्स हैं कि हम गलत तरीके से फंसे हैं। क्योंकि पुलिस डिपार्टमेंट ने एक इंटरनल सिस्टम निकाल लिया है कि जांच एक अलग विषय और इन्वेस्टिगेशन अलग विषय है, तो आपको सेपरेट कर देते हैं। जांच में निर्दोष भी है तो कहते हैं एट द टाइम ऑफ डिस्चार्ज, बचाव साक्ष्य में जब जाओगे तब इसको लेके आना। तो आप लोग जब भी आप पे कोई क्लाइंट आए तो उसको ये लिख के देना है कि ये एफआईआर नंबर है, ये इस प्रकार की घटना बताई गई है और हम लोग फलानी फलानी जगह थे। इस सब चीजों को भी अनुसंधान में शामिल करते हुए हमारे खिलाफ खात्मा रिपोर्ट लगाने की कृपा करें, निर्देश देने की कृपा करें, ये अपन को लिखना है। दूसरी मैंने 154 में एफआईआर होती है, 155 में एफआईआर होती है। 155 में एफआईआर होती है एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, और 154 में कॉग्निजेबल ऑफेंस होता है। ये वाली बात मैंने आपको इन लोगों को कल बताई थी। 154 के बाद सबसे पहले नक्शा मौका भी बनता है, नक्शा मौका बनने के बाद नक्शा मौका 161 में भी बनता है, और सीआरपीसी की धारा 157 सीआरपीसी 103 के अंतर्गत भी बनता है, प्रोसीजर है। सेक्शन 100 सीआरपीसी धारा 100 सब सेक्शन 3, 4 और 7 के तहत, सब सेक्शन 3, 4, 7 के तहत जब्ती पत्रक बनता है। जब आप जब्ती पत्रक बनाते हो, जब्ती पत्रक जिस स्थान पर बनता है वहां के 2 रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी को जब्ती के गवाह बनाने चाहिए। इन्वेस्टिगेशन की बात बता रहा हूँ। जब्ती के गवाहों को, रिस्पेक्टेबल पर्सन को जब्ती के गवाह बनाने चाहिए। तब इंस्पेक्टर पुलिस के अधिकारी, अधीनस्थ अधिकारियों को यदि वो जब्ती के गवाह बना लेते हैं तो पंचनामे पे शक उत्पन्न होता है, क्योंकि वो स्वतंत्र साक्षी नहीं माना जाता। समझ में आ गई? धारा 27 का मेमोरेंडम जब बनता है तो उसमें को एक्यूज्ड का नाम लिखने के बाद कई कोर्ट्स के व्यूज अलग अलग हो सकते हैं, और कोर्ट के जो व्यूज अलग अलग आते हैं उसके पीछे मैंने एक कारण समझा है कि जो हाई कोर्ट जजेस जो प्रमोट होके बनते हैं उनके तो बेसिक फिर भी क्लियर होते हैं, परंतु कई जज वकील जिसने रिट की वकालत पूरी जिंदगी 20-25 साल करी और उसको क्रिमिनल का रोस्टर दे दिया, तो उसको उतनी अवेयर नहीं रहता। तो कभी कभी इस टाइप के आते हैं कि धारा 27 के मेमोरेंडम लीडिंग टू डिस्कवरी है। क्या है?
लीडिंग टू डिस्कवरी मतलब हथियारों की, जिस हथियार को हम जब्त करा सकते हैं। तो आपका जो क्रॉस एग्जामिनेशन होगा और जब चीफ होगा, जब वो लिखते हैं कि मैंने इस हथियार से फलानी जगह मारा और मैं उसको जब्त कराना चाहता हूं, तो मारने वाली बात जो एडमिशन पुलिस के सामने नहीं हो सकता, वो कोर्ट में भी एडमिसेबल नहीं है। तो आपको सिर्फ वहां पे आपत्ति करनी है कोर्ट में कि ये चीज जो हमारी घटना में प्रयुक्त हथियार पे को भी नहीं लिखने देना, ऑब्जेक्शन करना है। और उस संबंध में 2001 क्रिमिनल लॉ जनरल पेज 4084 पेज पर ये रूलिंग है कि वो चीज धारा 27 के मेमोरेंडम में केवल लीडिंग टू डिस्कवरी के बारे में ही पूछ सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं पूछ सकते। तो लीडिंग टू डिस्कवरी में भी यदि वो जाके ये कहता है कि वो डंडा लेके आ गए थे और पेश करने पे मैंने जब्त कर लिया, तो ये लीडिंग टू डिस्कवरी नहीं है। केवल उस व्यक्ति को पता होना चाहिए कि फलाना हथियार मैंने कहाँ छुपा के रखा, और वहां से जाके पुलिस को जब्त करना चाहिए। यदि वो उठा के भी देता है तो ये प्रोसीजरली जो सिस्टम में आ गया है अभी कि उसको उसमें बिलीव कर लेते हैं, जबकि उस पर बिलीव नहीं करना चाहिए। इस संबंध में आने वाले समय में आपको मैं सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग्स भी दूंगा जब मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। अभी मैं साधारण तौर पे आपको प्रारंभिक बातें बता रहा हूँ कि ये लीडिंग धारा 27 के मेमोरेंडम को क्लियर कर रहा हूँ। जब्ती का मेमोरेंडम में रिस्पेक्टेबल पर्सनैलिटी होने चाहिए, ये बात आपको क्लियर हो चुकी है। फॉलो, ठीक है ना। अब 154 से FIR शुरू हुई, 155 से FIR शुरू हुई, 161 के बयान हो गए। अब 164 के बयान पे ये कहते हैं कि मजिस्ट्रेट के सामने 164 के बयान हुए हैं तो उसको बहुत विश्वसनीय बयान है। 161 के बयान और 164 के बयान में सिर्फ धाराओं का ही फर्क है और लेने वाले का फर्क है, क्योंकि 161 के बयान पे दस्तखत नहीं होते, दस्तखत हो जाते हैं तो 162 से हिट हो जाते हैं। वो 162 से हिट होने का मतलब ये है कि ये प्रोसीजर थॉट आया होगा 1873 में जब लॉ बना था कि जब दस्तखत हो जाते हैं तो जबरदस्ती दस्तखत करा के आप एडमिट कराने की कोशिश कर रहे हैं कि ये मैंने ही बयान दिया है, तो वो बयान पुलिस का इन्वेस्टिगेशन है। एक ये सिस्टम चलता है प्रिजम्पशन के आधार पे। अब 164 के बयान पे भी दस्तखत होते हैं, फरियादी आके जिसने भी 164 के बयान दिए। 164 के बयान भी 161 के बयान जैसे हैं, क्योंकि वो बयान शपथ पर नहीं होते, शपथ पर नहीं होते, इसलिए 164 के बयान की वैल्यू भी वैसी है जैसे 161 के बयान की है। उसमें ज्यादा घबराने और चिंता करने की कोई बात नहीं है डिफेंस लॉयर के लिए। 161 का बयान 164 का बयान बराबर है। एक पुलिस अफसर ने लिया, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ने, उसने अपने काम को, जैसे अब बलात्कार के केस में कंपलसरी हो गया, पर जिन केसों में पुलिस जानबूझकर 302 में 164 के बयान कराती है या बयान कराने की आवश्यकता नहीं होती, वहां पुलिस न्यायालय को ढाल बनाकर अपने इन्वेस्टिगेशन को सही सिद्ध करने की कोशिश करती है। इसलिए 164 का बयान कराने की प्रक्रिया उन्होंने पाल रखी है। और ये प्रिजम्पशन पुलिस वालों का है कि हमने 164 का बयान बदल करा दिया, अब तो फरियादी हमारे अंटे में आ गया। अब मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ कि FIR से लेके चालान तक, जिसमें मेडिकल के कागजात भी हैं, जब्ती भी है, धारा 27 का मेमोरेंडम भी है, मेडिकल भी है, फॉरेंसिक रिपोर्ट भी है, सब चीजें हैं। ये सारे दस्तावेज सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस हैं, मतलब न्यायदान में सहायक दस्तावेज। सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस। न्यायालय में अपराध को सिद्ध करने के लिए पुलिस द्वारा एकत्रित किए गए दस्तावेज केवल न्यायालय में सहायक हैं प्रकरण को सिद्ध करने के लिए। यदि 154 से FIR से करने वाला बदल जाएगा तो 154 की कोई FIR की कीमत बची? यदि जब्ती वाला गवाह बदल जाएगा, कीमत बची? यदि जब्ती पे डाउट हो गया तो कीमत बची? तो जो जज के सामने अपनी ट्रायल चलती है और उसका मुख्य परीक्षण होता है, जो लोअर कोर्ट में भी होता है, सेशन कोर्ट में भी होता है। लोअर मुख्य परीक्षण तो समझते हो ना, चीफ, सेक्शन 231 के अंतर्गत चीफ होता है सेशन में, जो चीफ होता है ना, यू नो, समझती हो ना। वो चीफ पे जब तक क्रॉस एग्जामिनेशन की अपॉर्चुनिटी ना मिले और क्रॉस एग्जामिनेशन ना हो जाए, दोनों में अंतर है। एक तो अपॉर्चुनिटी मिली, हमने नहीं किया, और हमारा क्रॉस एग्जामिनेशन हुआ नहीं, किसी कारण से टल गया, तो उस बयान को नहीं पढ़ा जाएगा।
और कोर्ट के अंदर खड़े होके जो कटघरे में खड़े होके अपन बयान देते हैं उसको डॉक बोलते हैं, और जो कटघरे में मुलजिम खड़ा रहता है उसे भी डॉक बोलते हैं। विटनेस बॉक्स एंड डॉक, जो कटघरा होता है उसमें डॉक बोलते हैं। और कभी कभी आपने, मैं यहाँ पे एक चीज को जोड़ रहा हूँ जो मेरे दिमाग में आ रही है कि कटघरे से जब सरकारी वकील पूछते हैं या जज साहब भी पूछ लेते, बताओ ये मुलजिम है कि नहीं, हाथ दिखा के, तो उसको डॉक आइडेंटिफिकेशन कहते हैं। यदि आइडेंटिफिकेशन परेड जेल में नहीं हुई, वो भी थाने में नहीं दिखाया गया हो, केवल उस घटना के बाद उसने जेल में देखा हो, तो उसका ही डॉग आइडेंटिफिकेशन के बारे में कंफर्म कर सकते हैं। कोर्ट में आने के बाद डॉग आइडेंटिफिकेशन पे सबको आपत्ति करनी चाहिए कि कोर्ट में डॉग आइडेंटिफिकेशन से हमारे प्रकरण को टेक्निकली आप सिद्ध करने की कोशिश ना करें। ये मैं आपको वो सब बातें बता रहा हूँ जो प्रैक्टिकली वकालत की जाती है। मैं आपको उस तरीके से टीच करने की कोशिश कर रहा हूँ, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जैसे प्रैक्टिकली वकालत की जाती है, जो हम लोगों ने सीखी है। क्योंकि डॉग आइडेंटिफिकेशन, डॉग के बारे में शायद इंग्लिश मीडियम कौन है यहाँ पे? यू और कौन है इंग्लिश में? सादगी। सादगी डॉग आइडेंटिफिकेशन, ये चीजें मैंने आपको आज बताई हैं, जितनी भी याद हो। आप लिख भी कम रही हैं, तो मेरा ऐसा इस मानना है कि आपको इंटरेस्ट सुनने में ज्यादा आ रहा है, लिखने में नहीं आ रहा, तो ये अच्छी बात है। पर जो सुना है उसको घर जाके लिख लेना, क्योंकि अभी तक हमारे यहाँ स्मृति और श्रुति दो ही चीजों से वेद लिखे गए हैं। या तो स्मृति याद रही उसने लिख दिया, या श्रुति जिसने सुनाया। तो मैं भी आपको श्रुति के बाद कर रहा हूँ, और स्मृति से घर जाके लिख लेना पॉइंट्स, जो भी पॉइंट्स हो, यदि आपको अच्छा लगे। और यदि आपको अच्छा नहीं लगे तो किसी चीज को लिखने की जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात को? तो यहाँ पर अपना हो गया 154 से लेके चालान 173(2) में पेश होता है, 207 में नकलें मिलती हैं, 209 में कमिट होता है। मैंने कहा था कल भी कि कमिटल पर भी बहस करनी चाहिए, क्योंकि कमिटल पर ट्रायल बाय सेशन कोर्ट को वो कहते हैं कि हम डिस्चार्ज नहीं कर सकते, पर कमिट भी कर सकते हो, तो माइंड अप्लाई कर रहे हो ना। ट्रायल कोई सेशन कोर्ट में यदि आप ये माइंड अप्लाई कर रहे हो कि ये ट्रायल बाय सेशन कोर्ट है, तो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट का यदि माइंड अप्लाई कर रहे हो तो ट्रायल बाय सेशन कोर्ट नहीं है, इस पे आपका माइंड अप्लाई क्यों नहीं हो रहा? 302 आदमी मरा ही नहीं है, 302 में चालान पेश हो गया। प्राण घातक चोट ही नहीं है क्या? आप पोस्ट ऑफिस हैं क्या? जेएमएफसी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास इज नॉट ए पोस्ट ऑफिस कि डाक आई और डाक भेज दी। आपके पास प्रोसीजर है, 209 में आपको पावर है कि जो केस कमिट होने वाले हैं वही तो कमिट करोगे। पर जो केस कमिट होने वाले नहीं है, ट्रायल बाय सेशन नहीं है, तो उसके लिए वो ट्रायल फेस क्यों करे, एक प्रोसीजर क्यों अडॉप्ट करे? इस सिस्टम को अपन को धीरे धीरे करके सब लोगों को चालू इसलिए करना पड़ेगा कि थोड़ा बहुत एक दूसरे की, जिससे बहुत सारे आवेदन इसी टाइप के पेश होने लगे तो कोर्ट के दिमाग में भी आती है। जैसे हम जैसे लोग एक का दुक्का पेश कर देते हैं तो कोर्ट उसको अवॉइड कर देता है, क्योंकि ये प्रोसीजर में नहीं होता। भीड़ तंत्र का भी कोर्ट में मतलब लीगली भीड़ तंत्र, नॉट प्रेशर तंत्र, लीगली आप उस पर बहस करिए साधारण शब्द। और तीसरी बात मैं आपको और बता रहा हूँ, को अपने अंदर वो सारी चीजें लेकर आप अंदर लेके आइए कि आप में लोगों को अपने शब्दों के माध्यम से कि सामने वाले को मंत्रमुग्ध कैसे कर सकते हो, कैसे उसको अपने शब्दों में ढाल सकते हो, किस प्रकार से न्यायालय का सम्मान 100% करना ही चाहिए। न्यायालय किसी बात पे नाराज हो तो आपको कोई रिएक्ट नहीं करना, चुप रहना है शांत भाव से। जब न्यायालय का गुबार निकल जाए तो कहना सर मेरा ये निवेदन स्वीकार कर लीजिए, फिर वो गुबार निकालेगा। कब तक निकालेगा? वकील का काम है अपने क्लाइंट के लिए लड़ना, और लड़ना बड़ी शांति और स्वभाव से। मेरे ऐसे मत लड़ना, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा लड़ लेता था, अब मैंने भी लड़ना छोड़ दिया। मैं अपने अनुभव से बता रहा हूँ कि लड़ना अच्छा नहीं, बात नहीं है। न्यायालय की रिस्पेक्ट करना, और बार एसोसिएशन की जो इधर उधर की व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी है उससे कोशिश करना कि दूर रहे, जिससे कि आने वाले समय में आप एक अच्छे वकील के रूप में अपने आप को स्थापित कर पाए। ये मेरा ऐसा आप लोगों से निवेदन भी है, क्योंकि आप सभी लोग मेरे बच्चों जैसे हैं। तो 173(2) में चालान पेश हो गया।
जो मुलजिम फरार है उनमें 173(8) में हो गया। और यदि फरारी में चालान पेश किया और ये मान लिया कि चालान पूरा हो गया तो 299 में पेश होता है। 299 के बाद पुलिस को इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार नहीं है, परंतु 173(8) में है। अब वहां पर आता है एक फ्रेश इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन। इसमें बड़ी बारीक अंतर, मैंने आपको वो नोट किया, आपने पैड लिया कि नहीं लिया है। अब इस री इन्वेस्टिगेशन, फ्रेश इन्वेस्टिगेशन और फर्दर इन्वेस्टिगेशन, तो जिसके खिलाफ 173(2) में चालान पेश हो गया उसमें क्या री इन्वेस्टिगेशन हो सकता है? नए तथ्यों के आधार पर पुलिस कोर्ट को एप्लीकेशन मूव करनी पड़ेगी और ये बताना पड़ेगा कि इन पॉइंटों पर हमें इन्वेस्टिगेशन करना है। तब कोर्ट केवल परमिशन देगी, निर्देशित नहीं करेगी। कोर्ट को इन्वेस्टिगेशन करने का, निर्देश देने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कोर्ट इटसेल्फ स्वतंत्र है, उसको पार्टी नहीं बनना चाहिए। और यहाँ पे यदि वो किसी अपने स्वविवेक से किसी पॉइंट पे निर्देश देती है इन्वेस्टिगेशन का, तो इन्वेस्टिगेशन करने का अधिकार, देने का अधिकार कोर्ट को नहीं है। पुलिस के निवेदन पर, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन एजेंसी पुलिस है, नॉट कोर्ट। कोर्ट को हिमसेल्फ इंक्वायरी करने का अधिकार है, वो भी धारा 200, 202 के अंतर्गत। समझ में आ गई? एनसीआर, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की एफआईआर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्रॉस केस में काम आती है, क्योंकि एप्रीहेंशन रहता है। एप्रीहेंशन ये रहता है कि हमको वो मारने आया, चोट की हमारे को कितनी चोट आई है या हमको कितना डर था। जैसे कि मैं उदाहरण बता रहा हूँ, 1992 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 422, 1992 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 422, उसके फैक्ट्स ये थे कि एक बाप बेटा जा रहे थे, बेटे के पास बंदूक थी, एक आदमी आया, उसने उसके पिता में एक लठ मारा, बेटे ने बंदूक निकाल के मार दी। अब इसमें सेल्फ डिफेंस क्यों मिलेगा? नहीं मिलना चाहिए। क्यों नहीं मिलना चाहिए? क्योंकि बेटे को नहीं मारा, बाप को मारा, तो वो अपने बाप के मरने का इंतजार करता, फिर बंदूक का उपयोग करता कि बाप मेरा मर जाए, 2-4 डंडे खा के। और तो उसको अपने पिता को भी सेल्फ डिफेंस, फैमिली को भी, समाज के किसी व्यक्ति को भी सुरक्षा देने का अधिकार है। और दूसरे की सुरक्षा देने का, उसके मरने का इंतजार करेगा क्या वो? उसके दिमाग में तो खून सवार है। तो 1992 सुप्रीम कोर्ट केसेस पेज 422, पहला मैंने बताया था लीडिंग धारा 27 के मेमोरेंडम पे, 2004 क्रिमिनल जनरल पे 4084, ये आपके पास था। 4084 है ना? 4084। तो 173(2) में चालान पेश हो गया, 173(8) में हो गया। री इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस, इन्वेस्टिगेशन, री इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस को कहीं रोक नहीं है और न्यायालय की परमिशन की आवश्यकता नहीं है। और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए इन्वेस्टिगेशन की आवश्यकता है। फ्रेश इन्वेस्टिगेशन दोबारा करने पे, जैसे एक अलकाजन वाले केस में फ्रेश इन्वेस्टिगेशन की कोशिश की गई, फिर उसे फर्दर इन्वेस्टिगेशन में कहानी बना दी गई। ठीक है, अंडरस्टैंड माय पॉइंट। इसको और आते वक्त मैं अभी तो सिर्फ शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि बहुत चीजें दिमाग में एक दिन में तो पढ़ाना नहीं है, पर को तो लंबे समय तक चलना है। ऐसा मैं सोच रहा हूँ कि यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाना अच्छा लगे और ऐसा लगे कि मैं अच्छा पढ़ाता हूँ, अच्छा पढ़ा रहा हूँ और मैं हंसबोल भी लेता हूँ, तो आप लोग पढ़ लेना। और नहीं पढ़ने का मन हुआ करे तो ये भी बता देना कि वरुण जी आप बिल्कुल बोरिंग पढ़ाते, क्योंकि मैं 2-3 जनों को तो देख रहा हूँ कि 2-3 दिन से आ रहे हैं, पर जो आते हैं वो अगले दिन से लौटते ही वो अगले दिन से लौटते नहीं है। तो फिर मेरे को लगता है कि क्या करें, पर मैंने कहा कुछ नहीं, यहाँ का मेरे को माहौल बदलना है। मुझे, मैं यही चाहता हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे आए हैं वो अपना इंट्रोडक्शन, कम से कम जैसे आप सादगी हो, आप बच्ची हो, तो और लड़कियां जो आई हुई हैं वो इंट्रोडक्शन नहीं दे रही, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए। सीनियर जो निकल रहा है, यदि आपको लगता है सीनियर है, तो गर्दन ऐसे हिला दीजिए। कैसे कैसे हिलाएंगे सादगी? कैसे हिलाएंगे बच्ची? कैसे? ऐसे, है ना? और यदि अपन को टाइम मिल जाए तो नमस्कार कर लीजिए, साथ ही मिल जाए तो मुस्कुरा दीजिए। तो ये अभिवादन की एक लैंग्वेज होती है जिसे बॉडी लैंग्वेज कहते हैं,
और बॉडी लैंग्वेज में सबसे पहले आपकी आंखों की पुतलियों से पता लगता है। जैसे विटनेस आता है, मैं इसको कन्वर्ट कर रहा हूँ कि मैं आपसे ये अभिवादन करने की बातें क्यों कर रहा हूँ। अभिवादन करना कोई जरूरी भी नहीं है, पर दुनिया के किसी भी देश में चले जाओ, मैं 30-40 देश घूमे आया, कि जनरली फॉरेन के लोग एक दूसरे से हाय करके निकलते हैं, जानते भी नहीं है, उसमें एटिकेट्स रहते हैं। पुराने जमाने में भी अपन बड़े बुजुर्ग निकलते थे तो नमस्कार चमत्कार होती थी, चाचा को सलाम दुआएं होती थी। उसके पीछे ये था कि उनके चेहरे का भाव हमारे लिए क्या है। मेरे लिए आप यदि नमस्ते करेंगी तो मेरे मन में ये भाव आएगा कि इनको अपने दिल से आशीर्वाद दो, और आशीर्वाद की वैल्यू बहुत बड़ी होती है। यशस्वी भव, जैसे मैंने सोचा था कि जब मैं कुछ दिनों से कोर्ट में आ रहा हूँ, जब भी कोई मेरे चरण स्पर्श करता है तो मैं उससे कहता हूँ खुश रहो, आगे बढ़ो। हो सकता है मेरे कहने से उसको आगे बढ़ने का मौका मिल जाए। तो बड़ों को विश करने का एक परंपरा। कौन? नहीं, मैं आपकी बात से पूर्ण नहीं, मैं आपकी बात से 100% एक्सेप्ट कर रहा हूँ। उसके पीछे रीजन है। नहीं नहीं, मैं इसकी बात से सहमत, इसलिए। नाम क्या आपका? जितेंद्र। जितेंद्र की बात से मैं सहमत हूँ। ये शिकायत बहुत से लोगों को मेरे से है, पर मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ पता नहीं क्या चलता रहता है, उस वजह से मेरा ध्यान कहीं और रहता है। मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं रहती, परंतु मेरे को ऐसा लगता है कि अब मैं इस चीज पे, आपने जो मुझे अच्छी तरीके से बताया है, तो मैं इस पे बहुत अच्छी तरीके से, मेरे को यही चीज चाहिए। आपने जो आज चीज बोली ना, जो हम लोगों की कमियां बताई, जो मेरी कमी बताई, तो मैं उस पर और नजर ध्यान रखूंगा। तो मुझे इसलिए, क्योंकि अपन दूसरे एक दूसरे की इज्जत करोगे तो इज्जत पाओगे, सम्मान करोगे तो सम्मान पाओगे। और परिवार में भी यही स्थिति होती है। यदि अपन अच्छी तरीके से बोले, जैसे पिताजी कई बार गुस्सा होते हैं, अपन ने भी बोल दिया हाँ देख लेना, कर लेना, क्या हुआ। जैसे 22-24 साल का लड़का हुआ या लड़की हुई, उसके हार्मोन्स चेंज हुए 14-15 साल की उम्र से, तो वो अपने आप को समझने लगते हैं कि हम माँ बाप से ज्यादा समझदार हैं। माँ बाप को कम मत आकिए, माँ बाप का सम्मान करते रहिए। उनका सम्मान करने के बाद जो खुशी मिलती है, मुझे मेरी माताजी की देहांत 7 मई को हुआ था। आज मुझे एहसास होता है कि दुनिया भर का पैसा, खुशी, बच्चे होने के बाद भी माँ से बड़ी बेशकीमती चीज कुछ हो ही नहीं सकती। और मेरे को बार एसोसिएशन अब खाली खाली सा लगता है, क्योंकि बहुत सारे सीनियर पिछले 10-12 सालों से हमें छोड़ के चले गए। तो उन्होंने जो परंपराएं हमें, मेरे अंदर डाली थी, शलभ के अंदर डाली थी, हम लोगों ने उसको पुनरुद्धार करने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों के माध्यम से, कि आप लोग यदि इंटरेस्ट से आए और अपने साथियों को लेकर आएंगे और 1 घंटा यहाँ पे बिताएंगे, तो कुछ ना कुछ सकारात्मक सोच लेके आएंगे। और दिन भर आप यहाँ पे तारीख लेते रहेंगे, क्योंकि केस लड़ने के लिए सीनियर मौका तो देते नहीं है अभी, और आपको मौका देना भी नहीं चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि आप ऑफिस में नहीं जाते। ऑफिस में इसलिए नहीं जाते कि सीनियर ऑफिस में नहीं बैठते। सीनियर ऑफिस में नहीं बैठते तो अपन फाइल नहीं देखते। फाइल अपन को देखनी नहीं है। फाइल लगानी कैसे, इसको भी ध्यान से रखिए। फाइल लगाने के लिए मैंने आपको बताया कि सबसे पहले जो मर्ग इंटीमेट, जो डेट बाई डेट तारीख लगाइए, फाइल लगाइए। मैंने पहले भी बताया था, डेट बाई डेट तारीख फाइल लगाइए, और फाइल पे लिखिए कि आज क्या होना है, जिससे कि अपन को अनावश्यक मेहनत नहीं करनी पड़े। कोई फाइल यदि चार्ज पे है या उपस्थिति पे है और अपन गवाही की तैयारी करके 1.5-2 घंटे आए, तो अपना टाइम ही वेस्ट हुआ। पहली बार समझ में आ गई? फॉलो मी? तो मेरा कहने का मतलब ये है कि बड़ों का सम्मान वाली बात मैं आपसे पुनः हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ कि आप लोग और अपने साथियों को विश करने की, एक दूसरे को इंट्रोडक्शन देने की, दोस्ती करने की, पहचान करने की कोशिश करिए, क्योंकि यहाँ माहौल बनेगा अच्छा। और यहाँ पे खड़े खड़े होकर अपन अलग अलग टॉपिक्स पे चर्चा करते हुए नजर आएंगे, तो बार एसोसिएशन गुना का नाम कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा। जब आप जूनियर लोग यदि कोर्ट में जाकर अच्छे तरीके की बहस करेंगे, अच्छे तरीके के पॉइंट्स रखेंगे, लीगल पॉइंट्स रखेंगे, बहुत अच्छे तरीके से रखेंगे, प्रेजेंट शांत तरीके से रखेंगे, तो उस चीज में भी आप लोगों को बहुत फायदा मिलेगा। अब चालान हो गया 173(2) में चालान हो गया, 173(8) का मैंने बता दिया, 299 का मैंने बता दिया। अब कोर्ट में बयान होते, अब बयान फाइल की तैयारी कैसे करनी चाहिए?
फाइल की तैयारी ऐसी करनी चाहिए कि क्लाइंट का जो भी सबसे नजदीकी आदमी है या क्लाइंट है उसको अपने पास बुलाना चाहिए। मोस्ट प्रॉब्ली यदि आप वैसे आप पे वर्क कम है तो शाम को बुलाइए, सुबह बुलाइए। और आप कम, यदि अब आपको मैं बात बता रहा हूँ, यदि आपको कोई फ्री में भी केस दे रहा है तो उसका केस लड़िए। क्यों लड़िए? क्योंकि आपको वो अपना विश्वास दे रहा है, आपको सिखा रहा है, आप पे ट्रायल फेस कर रहा है। ट्रायल खिलाड़ी हो आप, आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। वो तो अच्छा हुआ कि उसने आईपीएल में आपको एक 5 बिना पैसे के आपको मैच खेलने का मौका मिल गया, तो आप प्रदर्शन अच्छा करो तो अगले साल 20 लाख में और 40 लाख में बिकोगे कि नहीं बिकोगे? है कि नहीं है? और जितनी भी फीस डिसाइड करनी है बिल्कुल अपनी मेहनत के अनुसार उससे बात कर। उसके बाद दूसरे तरीके से फीस हर तारीख पे कुछ खर्चे के पैसे जूनियरों को लेने भी चाहिए। और मेरा तो ऐसा कहना है कि जो भी सीनियर है, और जैसे मैं करता हूँ मेरे ऑफिस में, कि जो भी हाजिरी माफी का पैसा है, नकल का पैसा है, वो मैं, जो खर्चे के पैसे होते हैं वो दिलाने के बाद वो पैसा मैं उन्हीं के पास रखवा देता हूँ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि पेट्रोल वेट्रोल का खर्चा मिल जाए थोड़ा, 200-500 रुपए, कभी 1000 रुपए लेके जाते हैं तो सभी को अच्छा लगता है। तो सीनियर से मैं कोशिश करूंगा ये सब चीजें करवाने की, और ये भी कोशिश करूंगा कि जिन सीनियरों के पास और रास्ता हो तो और लोगों को एक एक दो दो को रख लें, जिससे एक बात हो। और एक इसके अलावा एक बात और कह रहा हूँ, जिन और सीनियरों के ऑफिस खुलते हैं उनमें से जो सीनियर कोऑपरेट कर सकें, उनके ऑफिस में भी शाम को आप बिना उनके जूनियर होते हुए, जैसे आप शलभ के जूनियर हैं, शलभ जी ने ऑफिस में शाम को नहीं बैठे तो मेरे यहाँ भी आ सकते हैं, क्योंकि मैं शलभ का भी सीनियर हूँ। समझ में आ गई? तो ये अपन प्रैक्टिकल बात करें तो चालान समझ में आया। इन्वेस्टिगेशन कहाँ से शुरू होता है? 155 के बारे में आपको क्या पता? अच्छा, कंट्यूजन बोलो, बोलो। कंट्यूजन की चोट के बारे में कौन क्या की चोट होती है? पढ़ के नहीं बताना, मेमोरी से बताओ। निशान, इंसाइज, लेसेटेड, ब्रूस, पंचर, पहिया पंचर होता है तो उसमें सर्रा लग जाता है, कांटा लग जाता है, कील ले जाती है गोली, सर्रे से, गोली से। स्टैब वुंड, भाला भोंका हुआ, कट वुंड, शार्प कट, नाइफ, ब्लेड आदि से, उस तरह से ये वेपन। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि अपन यहाँ पे, मैं तुम्हें ये अब यहाँ पे मैं आपको कोर्ट का प्रोसीजर बता रहा हूँ। आपको ऐसा लगता है जैसे कि 306 का केस, 306 का केस में सुसाइड किया है, सुसाइड में भी जहरीली चीज खा के, फांसी लगा के, दुपट्टा लगा के, इसी प्रकार से करते हैं। आजकल एक नया फैशन भी आ गया है कि वीडियोग्राफी कर लेते हैं, व्हाट्सएप पर डाल देते हैं कि फलाने की वजह से मैं मर रहा हूँ। पर फलाने की वजह से क्यों मर रहा है ये तो बता दो। फलाने ने मेरे से 20,000 रुपये मैंने मांगे थे उधार, वो लेने आ गया तो ये 306 का कोई अपराध नहीं। हमने यदि पैसा दिया तो लीगली हमें लेने का अधिकार है। उसमें हल्का फुल्का रेस्ट दिखा दिया तो पुलिस एफआईआर तो बना देती है, पर वो 306 के इंग्रेडिएंट्स के लिए ये बहुत आवश्यक है। केवल और केवल हमारी एक प्रताड़ना के कारण मरा, और प्रताड़ना उसे साबित करनी पड़ेगी। समझ में आ गई? अब जैसे दहेज का प्रकरण का केस होता है, उन्होंने कहा दहेज मांगा, कब मांगना शुरू किया? उन्होंने सर शादी के 6 महीने तक तो ठीक रखा, उसके बाद दहेज मांगना ठीक शुरू कर दिया। क्या मांगा? जब हमने वकालत शुरू करी थी तो एक साइकिल और 500 रुपये मांगते थे, फिर थोड़े दिनों बाद 5,000 रुपये आ गए, और साइकिल भी अच्छी वाली आ गई। उसके बाद मोटरसाइकिल, स्कूटर आ गया, मोटरसाइकिल आई, स्कूटर आज तक नहीं आया। फिर कार आ गई। फिर कई लोगों ने तो ये कहा कि उन्होंने धंधे के लिए ट्रक भी मंगवाना शुरू कर दिया। तो इस तरीके की बात आ गई। अपन को यहाँ पे क्रॉस एग्जामिनेशन क्या करना है? क्रॉस एग्जामिनेशन करने के लिए मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ। यस, सून बिफोर डेथ की बात कर रहे हैं। तत्काल घटना के पहले क्या हुआ, घटना के पहले क्या हुआ, सून बिफोर डेथ। सून बिफोर डेथ में 306 बनेगा। वो
वो अब मैं आपके सून बिफोर डे में प्रथम दृष्टया 306 बनेगा, ये सुन लो मेरी। दो तरीके के अपराध सिद्ध होते हैं। एक अपराध सिद्ध होता है प्रथम दृष्टया, जो प्रथम दृष्टया के आधार पर पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, वो तो निष्कर्ष निकाल नहीं सकती। उसके बाद उसकी एविडेंस होती है कोर्ट में, और एविडेंस में अपन ये साबित कर पाए कि ये सडन प्रोवोक की वजह से एक थप्पड़ या डंडा मार दिया, तो वो कोई अपराध की श्रेणी में नहीं आता, वो उस हद तक आएगा 323 तक। अब वो क्रॉस एग्जामिनेशन बहुत बारीकी से करना, मैंने इनको ये भी सुनाया था, बताया था वे ऑफ क्वेश्चन, प्रश्न पूछने का तरीका क्या होता है। वे ऑफ क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। वे ऑफ क्वेश्चन में यदि आप प्रश्न पूछेंगे कि किस तरीके से प्रश्न पूछना है, ये अंदर आपके स्किल डेवलप होनी चाहिए कि जैसे ही अपन ने एक प्रश्न पूछा तो गवाह को सोचने का टाइम नहीं मिलना चाहिए। 2 सेकंड और 5 सेकंड भी बहुत होते हैं, क्योंकि अपन ने महसूस किया होगा जब कोई वीआईपी अपने घर आता है और कोई यदि घर वाला दूर रहता है घर से, तो अपन उसको जो 5 सेकंड में आ रहा होता है वो 5 सेकंड 5 मिनट के बराबर लगता है। ये प्रैक्टिकल बात है कि नहीं है कि दूल्हा आ गया मंच पे और दुल्हन अभी ब्यूटी पार्लर ही बैठी हुई है, तो वो जो 10 मिनट आने के लिए लगते हैं ना, वो 10 घंटे बराबर लगते हैं, क्योंकि बेचैनी सरकमटेंस। तो मैं आपके सरकमटेंसेस की बात बता रहा हूँ कि प्रथम दृष्टया तो 306 बनेगा ही बनेगा, परंतु उसके बाद जो इन्वेस्टिगेशन होगा उसमें क्या चीजें पूछनी चाहिए ये मैं आपको बता रहा हूँ। शादी हुई 2017 में और 2018 में उसने केस लगा दिया कि मैं दहेज के लिए मारा पीटा तंग किया, बहुत मेरे को घर से भगा दिया, पहने हुए कपड़ों में भगा दिया, जैसी अपन लोगों की लैंग्वेज होती है। तो उसमें क्वेश्चन ये पूछने चाहिए कि आप शादी हुई कि हाँ, शादी के बीच में तो दहेज नहीं मांगा, नहीं मांगा, जो भी सामान दिया आपके पिता ने या भाइयों ने वो आपकी खुशी के लिए दिया, अपनी मर्जी से दिया, इसकी संभावना 99.9% हाँ में आती। और यदि दहेज मांगा तो शादी क्यों करी, उसका प्रिजम्पशन ये आ जाएगा। एक क्वेश्चन। उसके बाद तुम ससुराल कितने दिन रही? 4 दिन रही। फिर कौन लेने आया? कि भैया लेने आया। उसको खाना वाना खिलाया था? कहाँ खिलाया था। तिलक तौलिया किया था? हाँ किया था। फिर को राजी खुशी चले गई थी? हाँ चले गई थी। फिर कितने दिन रहे मायके में? कि साहब 20 दिन रही मायके में, क्योंकि अपने गुनाह में 20 मतलब हिंदुओं में 20-25 दिन शुरू में तो रहती हैं। फिर कौन लेने आया था? कि भैया पति तो आते नहीं अपने यहाँ लेने, मैंने सुना है ऐसा गाँव में। तो उसने कहा साहब है, शुरुआत में ससुर जी आए थे, बड़ा भैया आया था, उनको खीर पूड़ी खिलाई थी क्योंकि लड़के वाला है। लड़की वाला क्या भैया आया है तो साधारण सब्जी, और लड़के वाले गए हैं तो खीर पूड़ी, मालपुए बनेंगे ही बनेंगे। तो ऐसे आप उस दौरान अपनी क्षमता के अनुसार एक दूसरे के यहाँ भेज दो मरने के कुछ दिन पहले तक, जब जो उस समय तक संबंध अच्छे थे। तो 498 की परिभाषा में कैसे आएगा, 306 की परिभाषा में कैसे आएगा मेरे भाई, ये बात तो बतानी पड़ेगी ना। तो आज आप लोग सब लोग सुनने के लिए मुझे आए। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ सीखा है अपने पिता से, अपने छोटे भाइयों से, शलभ से, और इन लोगों ने मुझे जो सम्मान प्यार मोहब्बत दी है, आने वाली पीढ़ी को मैं दे सकूं। और मैं ठीक ठाक वकील हूँ। मैं अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट वकील तो नहीं मानता, क्योंकि बहुत से कम लोग मेरे व्यवहार की तारीफ तो करते हैं, कभी कभी छोटे भाई जैसे टोक भी देते हैं कि नमस्ते का जवाब नहीं देता, जो बात बिल्कुल सही है। तो प्रदीप प्रजापति जी, आज आपको मैं अपने इस प्रोग्राम आज की क्लास में मैं आपका दिल से धन्यवाद दूंगा कि आपने एक हिम्मत करी कि मुझ जैसे शरीफ आदमी पे उसकी कमियों को बताया। बहुत बहुत शुक्रिया। आप मिलते हैं कल शाम को 4 बजे। आप और आपके साथी यदि अधिक से अधिक आए, यदि आपको क्लास अच्छी लगे तो हाथ उठा के मोर सिंह लोधी जी को बता दीजिए, इससे कैमरे में आपकी फोटो विक्स हो जाए। यस।